हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 13 रनिंग में है और जिसका नाम है पादप वृद्धि। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है अभी कंटिन्यू चल रहा है और इस चैप्टर में कल जो हमने बात की थी वो अपने जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन नाम के दो हार्मोन के बारे में और बात कर ली थी। ठीक है, तो टोटल हमारे 3 हार्मोन की हमने बात कर ली है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहां हार्मोन देखते हैं और वो हार्मोन है एथाइलिन। कौन सा है भाई? एथाइलिन। ठीक है, तो देखते हैं ये एथाइलिन हार्मोन क्या है, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं। ठीक है, तो देखिए, यह एक गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी अप्राकृतिक निर्माण हेतु एथेफोन का प्रयोग किया जाता है। एथाइलिन जो हार्मोन है उसमें कुछ ज़्यादा कोई मोस्ट बात या मैं कहूँ ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है, एक दो ये मोस्ट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने केवल अभी, है ना, और बाकी कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसमें। कि जो एथाइलिन होता है एक गैसीय हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन। दूसरी बात, यदि हमें इसका कृत्रिम रूप से निर्माण करना है एथाइलिन का, तो हम एक रसायन का सहारा लेते हैं और उस रसायन का नाम होता है एथेफोन। ठीक है, तो एथेफोन से हम एथाइलिन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट में मैं इसका मोस्ट कार्य और बता देता हूं। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। मोस्टली इसका यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है। किसका? एथाइलिन का, कि यह फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, तो पहले आप एथाइलिन में ये 3 पॉइंट याद रह जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि भाई एक तो यह गैसीय हार्मोन है, दूसरी बात यदि हमें इसका अप्राकृतिक निर्माण करना है तो हमें एथेफोन नाम के पदार्थ का प्रयोग करना होता है ना, और मोस्ट काम जो इसका होता है वो होता है फलों को पकाना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कार्यकीय प्रभाव। कार्यकीय प्रभाव, तो पहला वृद्धि पर प्रभाव। अब इसके हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे हैं, किसके? एथाइलिन के। तो पहला कार्य है वृद्धि पर प्रभाव। यह हार्मोन पौधे के प्रहरुए व मूल की लंबाई को अवरुद्ध कर पादप की मोटाई में वृद्धि करता है। देखो भाई, ये एक विशिष्ट पॉइंट है इस एथाइलिन हार्मोन का यहाँ पर, जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा किसी भी हार्मोन में। ठीक है, क्या पॉइंट है भाई? कि जो एथाइलिन हार्मोन है वो पौधे की वृद्धि पर कुछ इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है।
क्या प्रभाव डालता है कि ये जो हार्मोन्स है वो जो पौधे के प्रहरों और मूल, प्रहरों आप जानते हैं जो अग्रभाग होता है, मूल आप जानते हैं, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है ना, उसको रोककर उसकी मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। कौन? एथाइलिन हार्मोन। ठीक है, तो आप याद रखना, पौधों की मोटाई में वृद्धि करने के लिए, जिसको हम द्वितीयक वृद्धि कह सकते हैं, आपको पता है ना, प्राथमिक वृद्धि कौन सी होती है? लंबाई, और द्वितीयक वृद्धि कौन सी होती है? मोटाई। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा एथाइलिन हार्मोन। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड जो कार्य है यही आ जाएगा अभी, दूसरा है फलों का पकना, है ना। तो देखिए, यह है हार्मोन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। इससे पके हुए फल क्लाइमैक्टेरिक फल कहलाते हैं, जिनसे एथाइलिन प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक दिख रहा है आपको? हाँ, चलो देखिए भाई, ये इसका दूसरा कार्य है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जिसको हम बोल के चल रहे हैं फलों का पकना, है ना। तो ये क्या काम करता है भाई कि ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। अब कैसे पकाता है? ये कुछ ऐसे जीन का संश्लेषण करता है, एथाइलिन हार्मोन कुछ ऐसे जीन बनाता है जो जीन फलों के पकने के लिए रेस्पॉन्सिबल हों। ठीक है, तो जैसे ही ये एथाइलिन हार्मोन उस कच्चे फल में उन जीनों का संश्लेषण करेगा, वो जीन उस फल की भित्ति को क्या करते हैं? पका देते हैं। ठीक है, अर्थात जो फल है वो पक जाता है। तो ऐसे पके हुए फल को जो एथाइलिन की सहायता से पकता है, चाहे हम कृत्रिम बात करें या प्राकृतिक बात करें, तो उस फल को हम क्लाइमैक्टेरिक फल कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट करके चलना कि भाई क्लाइमैक्टेरिक फल क्या है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा, ऐसे फल जो एथाइलिन की सहायता से पकाए जाते हैं उन्हें हम क्लाइमैक्टेरिक फल कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। और इस क्लाइमैक्टेरिक फल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एथाइलिन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कार्य आपको समझ में आए कि नहीं आए एथाइलिन के? यहां तक आपको कोई दिक्कत? यहां तक अब तक, है ना, बहुत ही नॉर्मल है। देखो, एक तो ये गैसीय हार्मोन है, मतलब गैस रूप में पाया जाता है ये हार्मोन, है ना। और किसका प्रयोग करेंगे आप इसका निर्माण हेतु? एथेफोन का। ठीक है, और ये मोस्टली क्या काम करता है? ये फलों को पकाना है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा है? एथाइलिन हार्मोन है। कौन सा है? एथाइलिन। प्रभाव इसके इफेक्ट, एक तो वृद्धि पर, तो वहां हमें ये याद रखना है कि ये लंबाई को रोककर उसकी मोटाई में वृद्धि करता है ना। तो वृद्धि पर ये कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा, है ना। नेक्स्ट, ये फलों को पकाने में सहायता करता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट काम है ही। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट जो तीसरा कार्य है इसका, वो है
विल्गन। चलो इसको छोड़ो, विल्गन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं बता दूं ना। एक तो पुष्पन, पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, तो ये इसमें सिंपल है, मोस्टली मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कार्य, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं ना। नेक्स्ट है इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जीर्णता। क्या बोलते हैं? जीर्णता, है ना। तो देखो यह है हार्मोन जीर्णता को प्रेरित करता है। ये बहुत मोस्ट है। क्यों मोस्ट है मैं आपको बता दूं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जीर्णता को रोकने वाला और जीर्णता को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो साइटोकाइनिन था वो क्या करता था, अभी हमने कल ही तो पढ़ा था, रिचमोंड लैंग प्रभाव पढ़ा था ना। रिचमोंड लैंग प्रभाव वो किससे संबंधित था? जीर्णता से, है ना। तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो क्या करता था, वह जो जीर्णता है उसको रोकता था कि जीर्णता नहीं हो, उसमें विलंब करता था, देरी करता था, है ना। लेकिन जो ये हमारा एथाइलिन हार्मोन है वो जीर्णता को प्रेरित करता है। नहीं आई बात समझ में? क्या डिफरेंट है इनमें? साइटोकाइनिन जो है वो तो जीर्णता को रोकता है, जबकि एथाइलिन जो है वो जीर्णता को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये है हमारे एथाइलिन हार्मोन के कार्यकीय प्रभाव। 3 कार्य आप इसके मोस्ट याद रखो। कौन कौन सा? एक तो वृद्धि पर प्रभाव, एक फलों का पकना, और एक जीर्णता की, ये जीर्णता को प्रेरित करता है। इन 3 कार्यों के अलावा आप किसी भी कार्य को याद मत कीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो ये था भाई हमारा एथाइलिन हार्मोन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है, लास्ट हार्मोन, तो उसको हम देखो, हमने जब हार्मोनों का वर्गीकरण किया था, तो हमने उनको 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से 2 भाग? एक तो है वृद्धि प्रवर्धक और एक है वृद्धि अवरोधक किया था। तो हमने 4 हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन, ये तो रखे थे वृद्धि प्रवर्धक की कैटेगरी में, और मात्र एक एब्सिसिक अम्ल को रखा वृद्धि अवरोधक की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ठीक है, तो देखिए ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध कर दें, वृद्धि अवरोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब बात करेंगे अब एब्सिसिक अम्ल के बारे में। ठीक है भाई, तो ये बात होती है वृद्धि अवरोधक के बारे में। तो देखते हैं क्या है ये एब्सिसिक अम्ल। देखिए भाई, वृद्धि अवरोधक हार्मोन की बात चल रही है, तो क्या है वृद्धि अवरोधक हार्मोन? कि ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध कर दें, उसको रोक दें, हम उसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ही हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल।
है ना। तो क्या है एब्सिसिक अम्ल, इसके बारे में पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं और फिर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे ना। तो देखो यह है प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। यह पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, अतः इसे तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिंग ने एसर नामक पादप से एक वृद्धि निरोधक पदार्थ प्राप्त किया, जिसे डोरमेन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, एडिकोट ने कपास की पुष्पकलिका से एक पदार्थ प्राप्त किया, जिसे एब्सिसिक कहा। डोरमेन व एब्सिसिक एक समान होते हैं, अतः इसे एब्सिसिक अम्ल नाम दिया। ठीक है, दिख रहा है यहां तक। चलिए देखिए भाई, हमारा जो लास्ट हार्मोन है वो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन। और वृद्धि अवरोधक हार्मोन का सीधा सा मतलब है कि ऐसा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध कर दे। ऐसा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को ही अवरुद्ध कर दे, रोक दे, हम उसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहते हैं। अब इसमें एक ही हार्मोन आता है, वो है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल एक प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है नहीं होता। दूसरी जो बात है, लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन है कि तनाव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन? तनाव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों। तो सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हार्मोन पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे मदद करता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, जब कभी पौधे में हाँ, मैं एक बात बताऊं कि मान लीजिए आपके प्लांट में वाटर की कमी हो गई,
जलाभाव हो गया, है ना, पानी की कमी हो गई। तो एक बात मुझे आप बताओ कि जब प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है और बाष्पोत्सर्जन लगातार हो रहा है, ट्रांसपायरेशन, है ना, तो ये जो समय है वो उस प्लांट के लिए कैसा है, प्रतिकूल समय। प्रतिकूल और अनुकूल दो चीज होती हैं, आप सभी जानते हैं ना। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत समय हो, उनके अनुकूल या उनके अनुसार समय नहीं हो, है ना, मतलब डेंजर समय। तो प्रतिकूल परिस्थिति है कि नहीं उस समय, कि जलाभाव है और लगातार ट्रांसपायरेशन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एब्सिसिक जो अम्ल है, एक आप इसका मैं भूल गया, आप यहाँ इसका ये पूरा नाम जरूर लिखना, ABA, है ना, सॉल्ट में ABA। तो ये जो एब्सिसिक अम्ल है वो क्या करता है, जब पौधे में जल की कमी हो जाती है तो ये उस पौधे के रंध्रों को बंद कर देता है। कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि पानी की कमी है जमीन में या पौधे को नहीं मिल रहा है और ट्रांसपायरेशन लगातार हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कमी आएगी कि नहीं आएगी प्लांट में। तो ये एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, उन पौधों के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, उनको कर देता है क्लोज। और जैसे ही उनको क्लोज कर देता है वो जलाभाव वाली जो कंडीशन है वो रुक जाती है, अर्थात इनको पानी की कमी नहीं होती क्योंकि इनसे पानी बाहर नहीं निकल पाता। तो इस प्रकार ये प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी मदद करता है या सामना करने के लिए उनको तैयार करता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। और आपको याद भी तो होना चाहिए, हमने बात की थी रंध्रों के खुलने और बंद होने की, चैप्टर नंबर 7 में, याद है आपको, है ना। वहां रंध्रों का खुलना और बंद होना जब हमने देखा तो वहां पे आपको पता है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण, याद है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण, है ना। तो उसमें क्या था कि रंध्रों के बंद होने वाली कंडीशन में लिखा हुआ है एब्सिसिक अम्ल में वृद्धि, लिखा हुआ है। तो ये वही एब्सिसिक अम्ल है। क्लियर है। तो समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को आप कि आखिर हम ABA को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से क्यों जानते हैं। सिंपली यह प्लांट को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, अतः इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई। दूसरी बात इसकी खोज की। तो एक बेयरिंग नाम के वैज्ञानिक थे, बेयरिंग, है ना। इन्होंने एक प्लांट था एसर, और इस एसर नाम के प्लांट से एक वृद्धि को रोकने वाला पदार्थ, वृद्धि अवरोधक नहीं है, ये वृद्धि निरोधक है, एक पदार्थ प्राप्त किया जिसे हम क्या कहते हैं, डोरमेन कहते हैं। इसका नाम था डोरमेन, किसका, इस वृद्धि निरोधक पदार्थ का। ठीक है। आगे एक एडिकोट थे, वैज्ञानिक थे एडिकोट, और उनके सहयोगी, उन्होंने क्या किया, कपास की पुष्प कलिका से, उन्होंने क्या किया, कपास की पुष्प कलिका से एक पदार्थ प्राप्त किया और उस पदार्थ को नाम दिया गया एब्सिसिक। क्या नाम दिया गया, एब्सिसिक। और अब ये जो एब्सिसिक कहा तो बाद में क्या देखा गया कि जो डोरमेन और एब्सिसिक अम्ल होते हैं ये दोनों एक समान होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, एब्सिसिक अम्ल नाम दे दिया। क्लियर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई एब्सिसिक अम्ल के बारे में, है ना। अच्छा, मैंने बोर्ड पे जो जो पॉइंट लिखे हैं ना, ये सब पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अन्य और कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इन्हीं पॉइंटों को अपनी PDF में पढ़ते हुए चलना, ज़्यादा ध्यान देना उन पर। ठीक है। हाँ, चलिए, ये तो बात हो गई एब्सिसिक अम्ल के बारे में। अब लास्ट हम इसके देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट।
कार्यकीय प्रभाव। तो EVA के क्या कार्य के प्रभाव होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कार्यों की हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है पत्तियों का विगलन। ठीक है, ये इसका विशिष्ट कार्य है भाई, है ना। EVA के छिड़काव से केवल पत्तियों का विगलन, केवल क्यों लिखें हम, केवल छोड़ो ना, पत्तियों का विगलन हो जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है इसका वाष्पोत्सर्जन रोधी। एंटी ट्रांसपायरेशन, है ना। EVA की वृद्धि हो जाने से पौधे के रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। तीसरा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, जीर्णता। जीर्णता को प्रेरित करता है। और नेक्स्ट है तनाव हार्मोन के रूप में। जलाभाव की स्थिति में इसकी वृद्धि हो जाने से रंध्र बंद हो जाते हैं। अतः ये 56% वाष्पोत्सर्जन व 14% प्रकाश संश्लेषण को कम कर देता है। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा एब्सिस कम्ल है, EVA जो हार्मोन है, इसके भी हमें 3 कार्य ज़्यादा ध्यान से समझने हैं, 3 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है पत्तियों का विगलन, जिसको आप विलगन भी कह सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो ध्यान दीजिए, यदि हमें किसी प्लांट की पत्तियों को ही झड़ाना है ना, किसी भी प्लांट की, जैसे कोई पुष्पी प्लांट है जिसमें पुष्प आने चाहिए, है ना, तो हम क्या करते हैं, उनकी पत्तियों को झड़ा देते हैं, जिससे उनमें पुष्प ही पुष्प आ जाते हैं ना। तो देखिए, पत्तियों का यदि हमें विगलन करना है तो हम EVA हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका विशिष्ट कार्य है कि नहीं, अब तक नहीं पढ़ा हमने कि ये पत्तियों का विगलन करता है कोई भी, है ना। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो एब्सिस कम्ल है वो पत्तियों का विगलन करता है। क्लियर। दूसरी बात, वाष्पोत्सर्जन रोधी, एंटी ट्रांसपायरेशन या एंटी ट्रांसपायरेटरी हार्मोन, है ना। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना, जैसे क्वेश्चन आ जाए
कि एक वाष्पोत्सर्जन रोधी या एक एंटी ट्रांसपायरेटरी हार्मोन का नाम लिखो, तो वो है AVA। तो ये वाष्पोत्सर्जन रोधी होता है, ये आप जानते ही हैं कि यदि AVA की वृद्धि हो जाए तो पौधे के जो रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। ठीक है। जीर्णता याद मत रखो चाहे, लेकिन फिर भी इतना देख लेना कि ये जीर्णता को प्रेरित करता है, क्योंकि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीर्णता को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम बताओ। तो एथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल ये दो ऐसे होते हैं जो जीर्णता को प्रेरित करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन ऐसा होता है जो जीर्णता को विलंब से मतलब जीर्णता को रोकने का कार्य करता है। ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जीर्णता को प्रेरित करने वाले दो हार्मोन, तो आप याद रखना एथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। लास्ट है तनाव हार्मोन के रूप में। अब यह आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब जलाभाव की स्थिति होती है तो इस हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, और इसकी वृद्धि होने से ये 56% वाष्पोत्सर्जन और 14% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देता है, और उसे प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, मदद करता है ना। इसलिए इसको हम बोलते हैं तनाव हार्मोन। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आ जाए ना कि तनाव हार्मोन क्यों और क्या किसे कहते हैं, तो वो पहले वाला जो लिखना है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। और उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये 56% वाष्पोत्सर्जन 14% प्रकाशन से कम करता है। ठीक है। ये आपकी इच्छा है। तो ये भाई आज हमारे कंप्लीट हुए हार्मोन, 5 हार्मोन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस चैप्टर से 100% आता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी पार्ट से बनता है, बीच वाले पार्ट से, है ना। हार्मोन से मतलब समझ रहे हैं। हाँ। अब ये तो आज हमारे हार्मोन कंप्लीट हुए। अब आगे हमें कुछ और ऐसी घटनाएं पढ़नी है, जैसे उसमें मोस्ट घटना है पुष्पन की क्रिया। ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो उसको तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हार्मोन्स में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हार्मोन्स आपको याद हैं, इन पे प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी भाई। हार्मोन्स पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे 3 चैप्टर, हाँ 3 नहीं 4 चैप्टर हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 40 और चैप्टर नंबर 41। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, रटने वाली बातें हैं, है ना, याद सीखने वाली कम है, मतलब कंसेप्चुअल नहीं है। कुछ टॉपिक हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें याद करने हैं। अब जैसे भाई ये कार्य के प्रभाव हैं, इनमें कोई समझने के लिए तो ऐसी बात है नहीं, या कोई नया शब्द हो जिसको आप नहीं जानते हो, है ना। आप सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपको ये क्या करना है, लर्न ही तो करना है, याद ही तो करना है। समझ रहे ना। हाँ। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिन पे हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। बाकी देखो, वैसे गुड न्यूज़ आ तो गई है स्कूल के बारे में ना, देखते हैं क्या होता है, और कोर्स वोर्स के बारे में भी अभी पता चलेगा। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत हो चुका है, और कम भी हो जाए तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं, और बेनिफिट रहेगा। समझ रहे ना आप मेरी बात को, है ना, क्योंकि हमने तो उन पे मेहनत कर ली, काम हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्स कम हो जाए कितना भी, कोई से भी चैप्टर वो रिमूव कर दें, हम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये आप सभी जानते हैं ना। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो आपको, है ना, वैसे भी बहुत लॉन्ग थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हार्मोन्स तक?
चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हार्मोन्स के बाद वो है दीप्ति कालिता, जिसको कहते हैं फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, दीप्ति कालिता, बात को जरा ध्यान समझो। दीप्ति कालिता, जिसको इंग्लिश में हम फोटो पेरियोडिज्म कह के चलते हैं, ये क्या है भाई दीप्ति कालिता? पहले इसके शब्दों को आप देखिए। दीप्ति का मतलब होता है प्रकाश और कालिता का मतलब होता है समय, अर्थात प्रकाश की अवधि, है ना। अब ये प्रकाश की अवधि का भाई क्या तात्पर्य है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है, पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है, पुष्पन की क्रिया है ना, पुष्प लगना, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है यदि हम कोई बिजनेस करते हैं फल फूलों का उनका ना, तब तो पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है, उस पुष्पन की क्रिया के लिए प्रकाश की अवधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अर्थात प्रकाश का समय, है ना। तो उसे हम दीप्ति कालिता बोलते हैं। अब एक गार्नर नाम के एक वैज्ञानिक थे, बात समझना। उन्होंने क्या देखा कि एक तंबाकू के बीज लिए और उन्हें बसंत ऋतु में बोया, है ना। बसंत ऋतु में बोया तो उन पौधों ने क्या किया, अपनी पूरी कायिक वृद्धि की, लेकिन उनमें पुष्पन की क्रिया नहीं हुई। बात समझो मेरी। उन्होंने क्या किया, तंबाकू के बीज लेकर उनको बोया, है ना, और बसंत ऋतु में बोया। तो उस समय क्या हुआ, बसंत ऋतु में उन्होंने अपनी पूरी लंबाई में वृद्धि तो की, लेकिन उनमें पुष्पन की क्रिया नहीं हुई। अब उन्होंने अगले चरण में क्या किया, उसी तंबाकू की किस्म को शीत ऋतु में उसके बीजों को कृत्रिम रूप से अंकुरित करवाया लेबोरेटरी में, और उनको जब उन्होंने दोबारा से बसंत ऋतु में बोया, दोबारा से जब उनको बसंत ऋतु में बोया तो क्या हुआ, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु के स्टार्ट होने से पहले ही उनमें कौन सी क्रिया देखी गई, पुष्पन की क्रिया देखी गई। ठीक है, तब इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई प्लांटों में पुष्पन की क्रिया होने के लिए जरूर प्रकाश की अवधि भाग लेती है, अर्थात किसी भी पौधे में यदि पुष्पन होता है तो उसमें प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता या उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस आधार पे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं दीप्ति कालिता। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश की वह अवधि जो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हो, दीप्ति काल कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की वह अवधि जो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हो, है मतलब उतना प्रकाश, जितने प्रकाश से प्लांट पुष्पन की क्रिया करें, हम उस समय को क्या बोलते हैं, दीप्ति काल कहते हैं। अवधि का मतलब समय, है ना, प्रकाश का वह समय जो किसी भी पौधे को पुष्पन की क्रिया के लिए प्रेरित करे, हम उसे क्या बोलते हैं, दीप्ति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीप्ति
काल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इस आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। मतलब दीप्ति काल के आधार पर जो प्लांट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से भाई, देख लेते हैं। सबसे पहला है अल्पदीप्तिकाली, जिसको बोलते हैं SDP। दूसरा है दीर्घदीप्तिकाली LDP। और तीसरा है दिवस उदासीन पादप DNP। ध्यान से आप मेरी बात को समझो, अभी आप सारी चीज यहां पे समझ जाएंगे। देखो इतनी बात समझो कि हमें पौधों में पुष्पन की क्रिया पे अध्ययन करना है, तो वहां हमने एक बात पता चली कि पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है, पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है वह कंट्रोल होती है प्रकाश की अवधि से, यानी कि प्रकाश के समय का, कि उस प्लांट को कितने समय तक प्रकाश मिल रहा है, तो उस समय का उसकी पुष्पन की क्रिया पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस घटना को हम बोल देते हैं फोटो पेरियोडिज्म, यानी कि दीप्ति कालिता, है ना। तो देखिए इस आधार पर जो प्लांट थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया। अल्पदीप्तिकाली, जिनको बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रियल प्लांट। देखो ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं दीप्ति काल के आधार पर। पहला पौधा होता है अल्पदीप्तिकाली। देखो मैंने कई बार आपको, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि बायोलॉजी के हेडिंग में ही उसका सार छिपा हुआ होता है ना। तो यहां आप देखिए अल्प का क्या मतलब होता है, कम। दीप्ति काल का मतलब वह समय, मतलब प्रकाश का समय, है ना। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि ऐसे पौधे जिनको बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता पड़े उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्पदीप्तिकाली बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। अरे एक सिंपल सी बात है, प्रकाश कब होता है, दिन में। तो ये कैसे पौधे हैं, शॉर्ट डे, अर्थात इनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है और रात्रि की ज्यादा आवश्यकता होती है, तब इनमें पुष्पन की क्रिया होती है ना। अब हम थ्योरी लिखेंगे जब देखेंगे कौन कौन से, या वैसे आप समझ जाएंगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से समझ जाएंगे। आप थ्योरी क्यों लिखवाओ फिर इसकी, ना। चलो इसके एग्जाम्पल में लिख देता हूं ना, तंबाकू गन्ना। ध्यान से आप मेरी बात को समझो। अल्पदीप्तिकाली क्या है, अल्पदीप्तिकाली। तो अल्पदीप्तिकाली का मतलब होता है SDP, शॉर्ट डे प्लांट। तो ऐसे पौधे जिन्हें बहुत कम दीप्ति काल की या प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनके लिए 12 घंटे से कम लंबे दिन चाहिए और 12 घंटे से लंबी चाहिए रातें। भाई 24 घंटे का पूरा वो होता है ना, तो ये यूं मान लीजिए इनको 8 से 10 घंटे का दिन चाहिए और 14 से 16 घंटे की, 14 से 16 घंटे की इनको क्या चाहिए होती है, रात चाहिए होती है। अरे एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए गन्ना है, ठीक है। तो गन्ने को यदि पुष्पन होना है गन्ने में, तो वह उपयुक्त पुष्पन की क्रिया जब करेगा जब उसको इतने घंटे का दिन मिले, 8 से 10 घंटे का, मतलब बहुत कम प्रकाश मिले और रात्रि हो ज्यादा, तो उस समय इसमें ज्यादा पुष्पन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस पौधे को आप क्या बोलेंगे,
शॉर्ट डे प्लांट SDP बोलेंगे। क्लियर। उसी प्रकार है नेक्स्ट दीर्घ दीप्तिकाली, तो यहाँ भी क्लियर है LDP, मतलब ऐसे पौधे जिनको लंबे दिन और छोटी रातें चाहिए होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, LDP बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पालक, मूली। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें यदि पुष्पन क्रिया होनी है तो उनको बहुत लंबे दिन चाहिए होते हैं, मतलब अपोजिट कर दो आप चाहें, 14 से 16 घंटे के दिन और 7-8 घंटे की रात चाहिए होती हैं। ठीक है, हाँ, तो इन पौधों को आप क्या बोलेंगे, LDP बोलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। नेक्स्ट है दिवस उदासीन पादप। दिवस उदासीन पादप डे न्यूट्रियल प्लांट, तो एक सिंपल सी बात है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया के लिए दीप्ति काल की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दिन और रात का। अरे भाई दिवस उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, कोई पता ही नहीं, इनको कोई क्रिया नहीं है ना। तो मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिन पे दीप्ति काल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और उनमें पुष्पन की क्रिया हो जाती है, अर्थात कितने भी लंबे दिन हों, कितने भी लंबी रातें हों, कितने भी छोटे दिन, कितनी भी छोटी रातें हों, ये न्यूट्रल रहते हैं। तो ऐसे प्लांटों को हम क्या बोलते हैं, दिवस उदासीन बोलते हैं, जैसे हमारा टमाटर। क्लियर। तो ये आपको बात समझ में आई दीप्ति कालिता के बारे में, है ना भाई, कि क्या है दीप्ति कालिता। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक दीप्ति कालिता, और इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, पहले आप दीप्ति कालिता की परिभाषा याद रखना। ठीक है, दीप्ति कालिता की परिभाषा आप याद रखना पहले, और परिभाषा करने के बाद इसके जो 3 प्रकार हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, SDP, LDP और DNP। SDP मतलब शॉर्ट डे, तो एक सिंपल बात हो गई, ऐसे प्लांट जिनको बहुत छोटे दिन की आवश्यकता होती है। LDP ऐसे प्लांट जिनको लंबे दिन की आवश्यकता होती है। DNP ऐसे पौधे जिन पर दिन और रात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो बस ये 3 प्रकार हैं इसके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आप जब इसकी PDF में थ्योरी देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना भाई। तो आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो बाकी कल जो है ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल कितनी तारीख है, कल 11 है ना, हाँ, तो 11 तारीख है और हमारे चैप्टर हो गया 13। 14 पार्ट बिल्कुल भी छोटा सा ही है ना, हाँ, उसको अभी नहीं देखेंगे, मैं आपको बता दूं। कल हम परसों से 14 पार्ट को तो हम छोड़ेंगे अभी, क्योंकि ये वो छोटा सा चैप्टर है और उसको हम क्लास में ही देखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उनको हम एक दिन में ही वहाँ पे कर लेंगे क्लास में ना, और फिर हम बात करेंगे अपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 15, है ना। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं। देखो, फर्स्ट यूनिट जो थी, फर्स्ट यूनिट क्या छोड़ो आप, ये जो तीसरी यूनिट थी वो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी की थी, जिसमें हमने पौधों की बहुत महत्वपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया, है ना। लेकिन जब ये नेक्स्ट जो यूनिट है ना, जिसमें 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 ये 3 चैप्टर हैं, और ये जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी की। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी, जैव अभियांत्रिकी। आपने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। तो मैं शायद 11th में भी आपको बताता था कि तब हम 12th में बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो अब हमारी वही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ चुकी है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोल के चलेंगे, जैव अभियांत्रिकी।
पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंटरेस्टिंग, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो चैप्टर नंबर 15 और 16 हैं, इसमें कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, मतलब कंसेप्ट से आप इनको समझ जाएंगे। थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है, दोनों ही हैं, है ना। आराम से आप 1 मिनट में उनको समझ जाएंगे। बहुत अच्छे टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 15 में और 16 में। तो परसों से हम उनकी बात करेंगे, कल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपको क्या करना है, जो अपने 5 हार्मोन हैं, ये आप पढ़ो मत पढ़ो आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 5 हार्मोन हैं वो आज तक आपके बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। उनकी खोज, क्या बेसिक पॉइंट हैं और क्या उनके विशिष्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें आज आप कंप्लीट कर लेना आज तक, ठीक है ना भाई। तो बाकी बातें करेंगे अब कल।